हेलो फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। ठीक है। देखिए, आज के इस टॉपिक में हम सबसे पहले जानेंगे कि व्हाट वर द बेसिक रीजंस बिहाइंड दैट, कि ऐसे कौन से रीजंस थे जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स को ये एक्ट लाना पड़ा। ठीक है। देखिए, आप लोग जानते हैं, मैं आपको पहले एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगा, थोड़ा सा बैकग्राउंड एक आइडिया दे दूंगा इसका। वो ये कि हम सब लोग जानते हैं कि हमारे ऊपर देखिए ब्रिटिशर्स ने राज किया है। ब्रिटिशर्स में भी हमारे यहाँ पे इंडिया में सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी ट्रेड के बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। बाद में उन्होंने अपनी मोनोपली कर करके ऑलमोस्ट सारे इंडिया के ऊपर अपनी हुकूमत बना ली। और फिर उसके बाद पहले तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने रूल किया और बाद में क्राउन ने। ठीक है। वो रिवोल्ट ऑफ 1857 के बाद आएगा, लेकिन अभी हमने जो डिस्कस करना है दैट इज़ रिगार्डिंग योर रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। ठीक है। अब देखो, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि व्हाट वर द बेसिक रीजंस बिहाइंड दिस एक्ट। ठीक है। ऐसे कौन से रीजंस थे जिसकी वजह से ये एक्ट हमें लाना पड़ा। ठीक है। आई मीन ब्रिटिशर्स को ये लाना पड़ा, क्राउन को। ठीक है। देखो, ईस्ट इंडिया कंपनी तो अपना यहाँ पे बिजनेस वगैरह कर रही थी, लेकिन साथ ही साथ उन लोगों को काफ़ी देर हो गई थी यहाँ पे, ऑलमोस्ट मोर देन 150 ईयर्स। यहाँ पे इंडिया में 1600 ईयर में उनकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी की। तब वो वहाँ से यहाँ पे चलते 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 यहाँ पे इंडिया में आए। ठीक है। और फिर यहाँ पे वो लोग बिज़नेस ट्रेड वगैरह करते रहे। फिर उन्होंने अपनी टेरिटरीज़ वगैरह ऑक्यूपाई करनी हमारी स्टार्ट कर दी। हमारे यहाँ पे काफ़ी करप्ट मीन से उन्होंने अपना ट्रेड वगैरह इस्टेब्लिश किया। अब यही सब रीजंस थे। ठीक है। अब इन रीजंस को हम एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहला रीज़न क्या आता है, जो रीज़न था, रीजंस बिहाइंड 1773 एक्ट। ठीक है। अब ये देखो, सबसे पहला क्या था, टेरिटोरियल एक्सपेंशन। टेरिटोरियल एक्सपेंशन से क्या मतलब है कि देखो, जो टेरिटरी थी वो डे बाय डे इंक्रीज हो रही थी। ठीक है। अब ऑब्वियसली जो क्राउन है, जो रूलर है, यानी जो इंग्लैंड में जो क्राउन इनके बैठे हुए हैं, जो रूलर हैं वहाँ पे, वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि उनके सबॉर्डिनेट्स जो हैं वो ज़्यादा पावरफुल बने। अदरवाइज उनके हाथ से वो सत्ता निकल सकती थी। ठीक है। तो उसी चीज़ के लिए, टू ग्रैब दैट पावर, हाँ, तो उनकी पावर को कंटेन करने के लिए, ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो पावरफुल ये बनती जा रही थी डे बाय डे, ठीक है, उनको कंटेन करने के लिए वहाँ पे क्राउन ने क्या किया, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 लाया। ठीक है। दूसरा जो रीज़न था, जो अनदर वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न फॉर दिस रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, वो क्या था, करप्शन अगेंस्ट दी सर्वेंट्स ऑफ द कंपनी। ठीक है। मतलब देखो, द कंपनी जो थी ईस्ट इंडिया कंपनी, वो तो इस्टेब्लिश हुई थी, उसके नाम पे ट्रेड हो रहा था सारा। ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो लॉस में जा रही थी, बट उसमें जो काम करते थे, ठीक है, जो उसके वहाँ पे उसके अंडर जो ऑफिसर्स थे, जो भी सबॉर्डिनेट्स थे ईस्ट इंडिया कंपनी में, जो भी वर्कर्स वगैरह थे, दे वर बिकमिंग डे बाय डे रिच एंड रिच एंड रिच। ठीक है। अमीर पे अमीर होते जा रहे हैं, बट कंपनी जो है वो बार बार घाटा दिखा रही है अपना। और दूसरी तरफ उसके वर्कर्स जो हैं वो लोग अमीर हो रहे हैं। ये तो वही बात होगी ना, आजकल आप लोग न्यूज़ में देखते हैं, श्रीलंका में जैसे हालात हैं, पाकिस्तान के हालात जैसे हैं, बांग्लादेश के हालात जैसे हैं, वहाँ पे क्या है, वहाँ पे आम जनता जो है वो गरीब होती जा रही है, बट जो पॉलिटिशियंस हैं, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा डे बाय डे अमीर होते जा रहे हैं, और देश क्या है, वो गरीब हो रहा है। ठीक है। सिमिलरली कंपनी जो है वो लॉस दिखा रही है अपना क्राउन को, और दूसरी तरफ जो उसके वर्कर्स हैं, जो उसके वहाँ पे अंडर जो काम करते हैं, वो लोग डे बाय डे अमीर होते जा रहे हैं। अब देखो, यहाँ पे इंडिया में जो ईस्ट इंडिया कंपनी में जो उनका वर्कर काम करता था, और जब वो ब्रिटेन में वापस जाता था, वो सीधे जाके एक एक 600 एकड़ की मतलब स्टेट्स वगैरह उसने खरीद लेनी। और जो वहाँ की लोकल जो लोग थे, वो लोग कहते थे, यार ये कैसे पॉसिबल है, एक मामूली सा बंदा, एक लो रैंक ऑफिसर, वो आके यहाँ पे एकर्स में ज़मीनें खरीद रहा है, स्टेट्स वगैरह इस्टेब्लिश कर रहा है, वेयर एज जो कंपनी है वो अपना लॉस दिखा रही है। अगर ऐसा हो रहा है, डैट मीन्स कि यहाँ पे कोई ना कोई गलत चीज़ें हो रही हैं, करप्ट प्रैक्टिसेस हो रही हैं। सो दैट वाज द सेकंड रीज़न, करप्शन अगेंस्ट द सर्वेंट्स ऑफ द कंपनी। थर्ड जो रीज़न था, लैक ऑफ जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन। अब जो यहाँ पे इंडिया में ये लोग जो कर रहे थे करप्शन वगैरह, ठीक है, यहाँ पे इनके ऊपर कोई भी जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन तो हो ही नहीं पा रहा था ढंग से।
कि उनको सज़ा दी जाए या प्रूफ किया जाए या ये सब वो सब, तो इसकी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे लैक था। थर्ड जो था, यहाँ पे एक सेंट्रल अथॉरिटी जो थी वो प्रॉपरली इस्टेब्लिश्ड नहीं थी। फोर्थ रीज़न क्या था, टेरिबल फेमाइन इन बंगाल, मतलब इतना ज़्यादा सूखा पड़ गया था यहाँ पे बंगाल में, जिसकी वजह से कंपनी दिखा रही थी कि बहुत लॉस में है, ये है वो है। बट ऑन द अदर हैंड, और जो अनदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न जो था फॉर दिस रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 का लाने के लिए, वो क्या था, कंपनी ने 1772 में 1 मिलियन पाउंड्स, 1 मिलियन पाउंड्स जो था अमाउंट, ये इसने लोन मांगा था वहाँ पे क्राउन से। उसने अप्लाई किया था वहाँ पे कि भाई मेरे को इतना लोन चाहिए, बिकॉज मेरी जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो लॉस में जा रही है। तो क्राउन ने क्या किया, वहाँ पे उन्होंने बोला कि हम लोग एक काम करते हैं कि भाई हम लोग अब इनको चेक करेंगे कि ये सब कैसे पॉसिबल है, जबकि इनके वर्कर्स दे आर डे बाय डे वो इतने फ्लरिश कर रहे हैं, इतना ज़्यादा वो अपना इस्टेब्लिश कर रहे हैं, हर एक चीज़ में उनकी राइज होते जा रहा है, उनका लिविंग स्टैंडर्ड्स राइज हो रहे हैं, प्रॉपर्टीज़ वगैरह, वेल्थ वगैरह वो सब बनती जा रही है, वेरस कंपनी जो है वो लॉस में आ रही है। सो डैट इज़ वाई रेगुलेटिंग एक्ट जो था वो लाया गया। ठीक है, अब हम इस एक्ट के जो मेजर पॉइंट्स हैं वो अब हम देखेंगे। सबसे पहले देखो, रेगुलेटिंग एक्ट के जो मेजर पॉइंट है, जो फर्स्ट स्टेप जो था, ठीक है, वो क्या था कि टेकन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, इन इंडिया। मतलब कि सबसे पहला स्टेप लिया गया बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक है, जो क्राउन था, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कंट्रोल और रेगुलेट करना चाहा क्या, अफेयर्स जो थे ईस्ट इंडिया कंपनी के। ठीक है, मतलब कि सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेप जो लिया गया, दैट इज द लेड दिस एक्ट लेड डाउन द फाउंडेशन ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करेंगे, अगर आपको कल का क्वेश्चन आ जाता है कि अंडर विच एक्ट लेज डाउन द फाउंडेशन ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, दैट इज द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। ठीक है, सेकंड पॉइंट जो था वो ये है कि इट डेजिग्नेटेड द गवर्नर ऑफ बंगाल एज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है, पहले जो पोस्टें होती थी वो क्या होती थी, प्रेसिडेंसी टाउन्स की, जैसे गवर्नर ऑफ बंगाल, गवर्नर ऑफ बॉम्बे, गवर्नर ऑफ मद्रास। ठीक है, तो अब इन्होंने क्या किया, जो गवर्नर ऑफ बंगाल था उसको क्या बना दिया गया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और वो सबसे पहला कौन सा इंसान था जिसको बनाया गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, वो थे लॉर्ड वैरन हेस्टिंग। ठीक है, दिस लॉर्ड वैरन हेस्टिंग, ही वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है, ये है इनकी पिक, ये मैंने एक आसान तरीके से बताने के लिए, ताकि आपके माइंड में एक पिक्चर बैठ जाए वैरन हेस्टिंग की। ठीक है, तो वैरन हेस्टिंग के बारे में देखो, वो 1774 से 1784 तक वो रहे वहाँ पे एज अ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है, और उनके ऊपर उन्हें इम्पीच भी किया गया था 1787 में। ठीक है, फॉर करप्शन, और उनको एक्विटल मिला, मतलब उनके ऊपर पहले उन्हें इम्पीच किया गया किस चार्जेस के ऊपर, 1787 में करप्शन के चार्जेस के ऊपर, लेकिन बाद में उन्हें सबूत नहीं थे और सारी चीज़ें मतलब लाइक एकदम प्रूफ नहीं हो सका, तो उन्हें एक्विटल मिला इन द ईयर 1795। ये भी एक जान लो। ठीक है, अब फिर जो नेक्स्ट जो थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज इन द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में जो थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है, इट प्रोवाइडेड फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एट कैलकाटा। ठीक है, दिस वन, सुप्रीम कोर्ट एट कैलकाटा विद ओरिजिनल एंड अपीलेट जुरिस्डिक्शन। ठीक है, अब ये देखो, और इसमें जब ये सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश किया इस एक्ट में, उसमें क्या चीज़ें प्रोवाइड की गई, उसमें बताया गया एक साथ में क्या बनाया गया, एक चीफ जस्टिस और साथ में 3 अदर जजेस। ठीक है, 1 चीफ जस्टिस और 3 अदर जजेस इसमें सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट की कहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट हुई थी, 1774 में, कहाँ पे, कैलकाटा में, अंडर विच एक्ट, अंडर द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। ठीक है, अब जो दूसरी प्रेसिडेंसीज थी जैसे कि बॉम्बे और मद्रास, ठीक है, उनको क्या कर दिया गया, उनको सबॉर्डिनेट बना दिया गया। सबॉर्डिनेट किसके अंडर बनाया गया, बंगाल के अंडर। ठीक है, नाउ दीज प्रेसिडेंसीज विल वर्क अंडर दी बंगाल, और यहाँ के जो गवर्नर्स हैं बंगाल ये बॉम्बे और मद्रास के, वो अब किसके अंडर आएंगे,
अंडर द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, और वो कौन थे? लॉर्ड वैरन हेस्टिंग। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट जो आता है, अब हम ये जानेंगे कि व्हाट वर द मेन मेजर डिफेक्ट्स इन दिस रेगुलेटिंग एक्ट। ऐसे कौन से रीजंस थे जिसकी वजह से, या हम बोल सकते हैं ड्रॉबैक्स थे जिसकी वजह से ये रेगुलेटिंग एक्ट जो था ये फेल हो गया, मतलब लाइक इसका इतना आउटकम नहीं आया। सबसे पहले देखो ये चीज़ जानो कि ये जब एक्ट जो बना, द ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्ट वाज गुड बट द सिस्टम दैट इट एस्टैब्लिश्ड वाज इम्परफेक्ट। मतलब लाइक ऊपर ऊपर से तो दिखाया कि हम ये चीज़ें इस्टेब्लिश करेंगे, बट जो प्रोसीजर इसमें इस्टेब्लिश किया गया वो बिल्कुल भी बेकार था, जिसकी वजह से ये अचीवमेंट्स हो ही नहीं सकी। ठीक है, अब सबसे पहले क्या रीज़न था इसके फेलियर होने का, इस एक्ट का, इसका क्या ड्रॉबैक था, क्या डिफेक्ट था? वो ये था इम्परफेक्ट कंट्रोल ऑफ द गवर्नर जनरल ओवर द काउंसिल्स। मतलब लाइक गवर्नर जनरल का इतना कंट्रोल ही नहीं हो पा रहा था, किसके ऊपर? काउंसिल के ऊपर। दूसरा, जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट वाज नॉट एक्सप्रेस्ड, मतलब उसको इतने अच्छे तरीके से एक्सप्रेस उन्होंने किया ही नहीं था कि वो मतलब खुद डायलेमा में होता था सुप्रीम कोर्ट कि भाई मेरी इधर जुरिस्डिक्शन बनेगी या नहीं बनेगी। उसी के ऊपर कई बार डिबेट्स चलती रहती थी, उसी के ऊपर कई बार आर्ग्यूमेंट्स होते रहते थे। थर्ड, गवर्नर जनरल अंडर द सुप्रीम कोर्ट। गवर्नर जनरल जिसको बनाया गया यानी लॉर्ड वारेन हेस्टिंग को, उसको भी अंडर कर दिया सुप्रीम कोर्ट के। अब सुप्रीम कोर्ट उसको काम भी ना करने दे ढंग से, और वो एकदम से एक्शन लेना चाहता था और वो नहीं लेने देते थे। हर वक्त कहीं ना कहीं कन्फ्लिक्ट होते रहता था। ठीक है, उसी तरीके से इम्परफेक्ट कंट्रोल ऑफ द गवर्नर जनरल ओवर द गवर्नर्स ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास। अब जैसे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो थे लॉर्ड वैरन हेस्टिंग, वो सुप्रीम बनाए गए, मतलब उन्हीं को हेड बनाया गया, और उन्हीं के इस एक्ट के अकॉर्डिंगली अब ये जो गवर्नर्स थे बॉम्बे और मद्रास के, उन्हें उसके सबॉर्डिनेट बनाया गया बंगाल के गवर्नर जनरल के, कि अब वो लोग लॉर्ड वैरन हेस्टिंग को असिस्ट करेंगे। बट कोई कैसे कर देगा, वो मान ही नहीं रहे थे इतने अच्छे तरीके से, वो कभी उसके ऑर्डर्स को डिसोबे कर देते थे, कभी सुनते ही नहीं थे। तो मतलब उसका होल्ड ही नहीं था, लॉर्ड वैरन हेस्टिंग का जो होल्ड मतलब प्रॉपर हो ही नहीं पा रहा था इन गवर्नर्स के ऊपर, गवर्नर्स किन के? बॉम्बे और मद्रास के ऊपर। और साथ ही साथ वेग कंट्रोल ऑफ द पार्लियामेंट ओवर द कंपनी। मतलब ये सिर्फ एक दिखावे के लिए था कि हाँ भैया हम जो क्राउन जो है वो अब क्या है, कंपनी के ऊपर कंट्रोल कर रहा है, बट इट वॉज नॉट लाइक दैट। वो सिर्फ दिखावा था, लेकिन ऐसा कुछ भी रियलिटी में नहीं हो पा रहा था। ठीक है, ये था आपका रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। सो गाइस, अब लास्ट में मैं आपको ये बताऊंगा कि ये जो लेक्चर अभी मैंने दिया है इसकी आपको पीडीएफ फाइल यानी ये जो नोट्स हैं ये आपको मेरा टेलीग्राम ऐप के ऊपर ये अकाउंट है, ये लिंक मैंने आपको कमेंट सेक्शन में भी दिया होगा वीडियो के नीचे यूट्यूब में। आप वहाँ पे जाके इसको क्लिक करके इधर जाके आप अमित रसोत्रा के नाम से वहाँ पे ओपन होगा, तो वहाँ पे इसकी पीडीएफ फाइल भी होगी, तो आप इसे वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो साथ ही साथ अब एक चीज़ और कहूँगा कि अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ हो सके तो इसे लाइक भी कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ठीक है, अमित रसोत्रा। ठीक है, हो सके तो इसे सब्सक्राइब भी कीजिए और लाइक भी कीजिए अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं। और साथ ही साथ ये भी कहना चाहूँगा, मेरा बेटा भी है, उसका भी हमने एक चैनल बनाया हुआ है, उसका नाम है शिवेन_गुप्ता04। ठीक है, तो ये मेरे बेटे का अकाउंट है, चैनल है यूट्यूब पे, हो सके तो इसे भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, सो अब हम कल और नई वीडियोस अपलोड करेंगे, तो देखते हैं कि कल अब हम कौन सी वीडियो अपलोड करते हैं। थैंक यू एवरीवन, गॉड ब्लेस यू।